आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में देश के जाने-माने विचारक, लेखक, चिंतक, अभ्यासक, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोरात सर आए हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर के माध्यम से शनिवार दिनांक 10 दिसंबर को एक नेशनल लेवल की रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इंक्लूसिवनेस उसका एक मेन थीम है। तो ये आरक्षण परिषद जो है, ये क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और इस माध्यम से क्या साध्य होने वाला है? इस पर हम सर से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में डॉक्टर सुगत थोरात सर को एक अवार्ड भी अभी घोषित हुआ है, इसके बारे में भी हम संवाद करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की है नागपुर में, आरक्षण परिषद, तो इस आरक्षण परिषद का क्या मुख्य ध्येय है, क्या उद्देश्य है? और ये क्या पर्सपेक्टिव है कि इस वक़्त आपको ये ज़रूरत महसूस पड़ी कि इस परिषद के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए? ये कॉन्फ्रेंस फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इनके बिहाफ पे ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। ये दीक्षा भूमि की जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें 10 तारीख को 9 बजे से लेकर शाम तक ये कॉन्फ्रेंस रहेंगी। जो कारण आपने इसके पूछा कि इसका पर्पस क्या है, क्यों ये कॉन्फ्रेंस ली गई है रिजर्वेशन पे, उसका प्रमुख कारण ये है कि पिछले 2 साल से रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू बड़े चर्चा में आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जैसे समझ लीजिए प्रमोशन का इशू काफ़ी डिस्कशन के लिए था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर प्रमोशन जो है वो माना नहीं, विड्रॉ कर दिया। उससे काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईपीडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट ने पहले अप्रूव किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अब अप्रूवल दिया है। उसके बाद जो दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम है, इनका इशू लेके कुछ केसेस कोर्ट में गई थी और उसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के डिसीजन में कुछ ऑब्जर्वेशन भी है, जिसमें ये कहा गया है कि रिजर्वेशन का आधार अब धीरे धीरे इकोनॉमिक बनना चाहिए। हाँ, ये उसके लिए सेटबैक है। उसके लिए पीरियड भी होना चाहिए। हालांकि ये डिसीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है। हाँ, यस ऑब्जर्वेशन है। 10 दिन का, 10 साल का पीरियड होना चाहिए। रिजर्वेशन कुछ कास्ट को रिविटलाइज करता है। तो ये सारी तमाम इशू अब चर्चा के लिए काफ़ी आ रही है। इसलिए हमने सोचा है कि इन इशू को लेके जिन लोगों ने काम किया है और जो एक्टिविस्ट है, ये सब मिला कि इसके ऊपर चर्चा करें और चर्चा से जो कंसेंसस बनेगा वो हम स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को प्रेजेंट करें। अपनी राय जो है ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें बोलने जो लोग इसमें बोल रहे हैं, उन्होंने हर एक इशू पे उन्होंने उनका अभ्यास है। इसमें 5-6 सेशन है। पहली बार तो SC, ST, OBC, कास्ट बेस और ट्राइबल बेस रिजर्वेशन पे चर्चा होगी। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी को जो इनफॉर्मल अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, मुस्लिम के लिए है पर्टिकुलरली, न्यू बुद्धिस्ट के लिए रिजर्वेशन है, रिलीजियस माइनॉरिटी, उसके ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम का एक सेशन होगा जिसमें GP सतीश देशपांडे बात करेंगे। पहले सेशन में रमैया जो है टीस के, वो बात करेंगे जिन्होंने काम किया रिजर्वेशन पे। उसके बाद फिर महिलाओं पे रिजर्वेशन पे बात होगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमन, जिसमें सुहासिनी अली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, वो बात करेगी। विमल थोरात उसी सेशन में बोलेगी। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे डिस्कशन होगा, एक सेशन अलग से है। आखिरी में जो है प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन का मसला डिस्कस किया जाएगा। अच्छा। और रिपरेशन और कंपनसेशन पॉलिसी की चर्चा होगी, जिसमें अनुराग भास्कर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जिंदल यूनिवर्सिटी में और अब सुप्रीम कोर्ट में है, और अमित थोरात, ये दोनों मिला के इन इशू पे बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव है, वन डे है, पैक्ड है, लेकिन अच्छे इशू को डिस्कशन हुआ। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन एक दिन में काफ़ी अच्छे इश्यूज़ पर डिस्कशन होगा, काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी मंथन भी होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए और किस तरह से, किस वे से लोगों तक ये मैसेज जाएगा और सरकार को भी क्या बाध्य करने की कोशिश है कि जैसे आपने रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की बात कही, अफर्मेटिव एक्शन की बात कही, रिजर्वेशन प्रमोशन का इश्यू बहुत डिले है, नहीं मिल पा रहा है और कई ऐसे इश्यूज़ हैं। तो इस माध्यम से क्या संदेश जाएगा?
मेरा ख्याल है इस माध्यम से संदेश ये जाएगा कि जैसे रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसमें दो बातें चर्चा में आएगी कि भाई रिजर्वेशन भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन ही रिजर्वेशन का आधार है। तो गवर्नमेंट सर्विस में भी जो उच्च पोजीशन है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो रहना चाहिए, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ महाराष्ट्र। कर्नाटका ने तो ऑलरेडी दिया है। उसके बाद जो है रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में है, और पब्लिक सेक्टर बहुत छोटा हो रहा है, एजुकेशन और पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये मुद्दा उसमें आएगा जो आखिरी के इसमें किया जाएगा। उसके बाद जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम को किस तरह का अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, डायरेक्टली रिजर्वेशन न हो तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें उनको फेयर शेयर मिले। अब आप देखेंगे पॉलिटिक्स में उनका शेयर बहुत ही ज़्यादा कम है। न्यू बुद्धिस्ट की जो पॉलिसी है जो 1991 तक नहीं मानी थी, फिर मानी उन्होंने, वीपी सिंह ने और पासवान जी ने की, वो महाराष्ट्र में लागू है, केंद्र में शुरू नहीं है। उसके कारण क्या है, तो वो शुरू करनी चाहिए, वो मुद्दे आएंगे। महिलाओं की रिजर्वेशन पे ये आर्गुमेंट होगी कि महिलाओं को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब उनमें कुछ एग्रीमेंट हुआ है, मैंने सुना है कि दलित महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को भी उसका एक शेयर मिलेगा, तो वो उनको मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है, इसके जो कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे को हम आगे रखने की कोशिश करेंगे कि भाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना है, स्टैंड अलोन बेसिस पे देना है तो दे दीजिए, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को मिला के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को अंडरमाइन मत करिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी आप उसमें इंक्लूड करिए। ये मुद्दे भी चर्चा में आएंगे, रिकमेंडेशन में होंगे। और मेरा ख्याल है आखिरी का मुद्दा ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, और दूसरा जो है कि रिजर्वेशन के साथ साथ कंपनसेशन की भी नीति बनाई जाए। कंपनसेशन फॉर डिनाइल ऑफ राइट टू लैंड, एजुकेशन एंड इंटरप्राइजेस। रिजर्वेशन के अलावा दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में कंपनसेशन वन टाइम सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसकी भी बात होगी। तो ये तमाम सारे मुद्दों पे पोजीशन लेके मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस माध्यम से होने वाली है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो इस चर्चा को सुन रहे हैं कि 10 दिसंबर को नागपुर के दीक्षा भूमि के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और अलग-अलग स्पीकर अपनी बात रखेंगे। तो इस सेमिनार में आप ज़रूर हिस्सा लें और अधिक से अधिक संख्या में आकर रिजर्वेशन के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट सेमिनार है इसको अटेंड करें। सर, ये सेमिनार की बात हुई, और ये चर्चा में भी आएगा मुद्दा, और इससे एक नया डायमेंशन भी मिलेगा, नए व्यूज़ भी मिलेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल का यशवंतराव चव्हाण वाङ्मय पुरस्कार के तहत एक पुरस्कार आपको मिला है किताब के लिए, वंचितांचे अण्णाभाऊ साठे किताब, अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार मिला आपको है। और ये पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर थोरात सर को, एक वंचितांचे वर्तमान करके एक आर्टिकल की लेखमाला थी, लोकसत्ता में आती थी वो, और उसके सारे जो लेख थे वो लेख इस किताब में कंपाइल किए गए हैं। ये किताब डॉक्टर सुखदेव थोरात सर की किताब है। ये अमेज़न पर भी अवेलेबल है, अमेज़न पर भी अवेलेबल है, ये आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो इस किताब के लिए ये अवार्ड दिया गया है सर को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि जो करंट इश्यूज़ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लिए, देश के अनेक हितों के लिए, उन सारे विषयों पर सर ने लेख लिखे हैं, और इसके लिए अवार्ड उन्हें घोषित हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर, क्या किताब की थीम थी? ये जो आपने आर्टिकल्स लिखे उसको आपने किताब के रूप में प्रकाशित किया था, क्या सोच थी आपकी? मुझे ये किताब की शुरुआत ऐसी होगी कि लोकसत्ता की जो एडिटर है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं हर फ्राइडे को एक लेख लिखूं, और मैंने पेपर के लिए इतना रेगुलरली कभी लिखा नहीं, और पेपर के लिए आर्टिकल लिखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कहा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने हर फ्राइडे को लेख लिखा है। तो उसमें ज़्यादा फोकस मैंने महाराष्ट्र पे किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो ऑल इंडिया लेवल के हैं। इसमें जो इश्यूज है वो 3 प्रकार के इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि महाराष्ट्र में जो गरीबी और विषमता है, वो इनकम में हो, गरीबी में हो, माल न्यूट्रिशन में हो, शिक्षा में हो, सिविक एम्यूनिटीज जो है, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, इसके ऊपर एक हिस्सा है। और महाराष्ट्र की जो अनइक्वल डेवलपमेंट है उसके बारे में इसमें वो बात को उभार के लाई है स्टैटिस्टिक की तरह।
ये थोड़ा सा शुरू में मैं स्टैटिस्टिक देता था तो लोगों को क्लिष्ट लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसका इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद जो इश्यूज है वो है अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इसके ऊपर है। कुछ हद तक इसके ऊपर पॉलिसीज के बारे में भी जिक्र है। तो ये जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का नेचर जो महाराष्ट्र में है उसका डिस्कशन करता है। उसके बाद जो पॉलिसीज है उसकी चर्चा करता है महाराष्ट्र और ऑल इंडिया के साथ, इंडिया लेवल पे। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इशू मैंने लिया है वो उसमें उसके ऊपर 7-8 आर्टिकल है, वो है कि जो प्रेजेंट नेशनलिज्म की और नेशन की जो बात आ रही है, और जो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है अलग तरीके से, तो उसके ऊपर 5-6 आर्टिकल है। उसमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है, सावरकर का हिंदू राष्ट्र का विचार क्या है, बाबा साहेब का उसके ऊपर फिर विचार क्या है, बाबा साहेब की संकल्पना जो है राष्ट्रवाद की, जो उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में दी हुई है, उनकी सब संकल्पना को हमने उसमें दिया हुआ है। थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए। बाबा साहेब की संकल्पना ये है राष्ट्रवाद की, बाबा साहेब ने डिस्टिंक्शन किया है ना राष्ट्रवाद, नेशन एंड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो है वो एक भावना है कि हमने इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि एक भावना लोगों में होती है तो वो भावना के वजह से लोग राष्ट्र की डिमांड करते हैं, जैसे जू ने किया है, और तब जाके नेशन बनता है। तो बाबा साहेब ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में सावरकर साहब की जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है उसको लिया है। उन्होंने ये कहा था कि जमीन, धर्म का उतना जोर नहीं था, लेकिन कल्चर, लैंग्वेज और संस्कृति, ये हमारी शरीकी होने की वजह से और एक ज़मीन होने की वजह से ये राष्ट्र बन सकता है। बाबा साहेब का ये कहना था कि ये तो नेसेसरी कंडीशन है, लैंड के बगैर आप नहीं राष्ट्र बना सकते। जब तक जू को इजराइल में जमीन नहीं मिली तब तक राष्ट्र नहीं बन पाई। इच्छा थी राष्ट्र बनाने की, जो बाबा साहेब कह रहे हैं। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि लैंड और लैंग्वेज, कल्चर, कुछ हद तक रिलीजन, ये जो है ये एक तरीके से नेसेसरी कंडीशन है, उसके बगैर नहीं बनता, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। एडिशनल कंडीशन उन्होंने लिखी है, वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान और गांधी एंड राजनीति जिन्हें इसमें भी दी हुई है। वो ये है कि समाज में यदि एक फीलिंग आनी चाहिए, एक संग यदि फीलिंग होनी है, तो समानता होना बहुत जरूरी है। बराबर है। फ्रैटर्निटी, बंधुभाव होना बहुत जरूरी है, ब्रदरहुड होना बहुत जरूरी है। और उसने कुछ क्राइटेरिया दिया है। एक तो इसेंशियल क्राइटेरिया जो है उन्होंने दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन हो लोगों में। और आज हमारे समाज में क्या है, सेग्रीगेशन है, फिजिकल सेग्रीगेशन है, सोशल सेग्रीगेशन है। सोशल रिलीजन बिटवीन द कास्ट बहुत कम है। गाँव में तो खैर शेड्यूल कास्ट की बस्ती ही अलग है। तो उनका है कि सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, और सोशल कम्युनिकेशन नहीं है तो एक दूसरे कैसे समझेंगे, और उसमें एकात्मा की भावना नहीं आएगी। और उसके साथ साथ फिर बंधुभाव की भावना हो, फ्रेटर्निटी हो, तभी जाके एक मानसिकता बनेगी कि आपका जो दर्द है वो मेरा दर्द है, आपका सुख जो है मेरा सुख है। ये जो भावना है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो सारी मन की भावना इंडियन पे फोकस होती है कि इंडिया ने जीतना चाहिए, लेकिन वो भावना यहाँ नहीं होती। ये भावना अलग अलग होती है। दलित महिलाओं पर अत्याचार होता है तो सिर्फ दलित ही उसके बारे में आवाज करते हैं, दूसरे नहीं उठाते हैं। तो वो बाबा साहेब ने कहा कि ये जरूरी है नेशन को बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा वी आर ए नेशन इन मेकिंग, वी आर नॉट ए नेशन, वी विल हैव टू वर्क, वी आर ए डेमोक्रेसी इन मेकिंग, वी विल हैव टू वर्क टू मेक इट ए फुल डेमोक्रेसी। तो ये राष्ट्र की संकल्पना है। तो ये मैंने सारा उसमें लिया है। अब जैसे आरएसएस के चीफ जो है उन्होंने विज्ञान भवन में भाषण दिया था, और बड़ा प्रोग्रेसिव भाषण था वो। उन्होंने कहा मुस्लिम भी भारतीय है और वो सारा हिस्सा है। प्रिएम्बल उन्होंने पढ़ के सुनाया। उसके ऊपर मैंने लिखा कि ये बात तो सही है, ये हेगड़ेवार और इनके खिलाफ जा रही है, जिन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते क्रिश्चियन और मुस्लिम को इसका हिस्सा हो। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिस में लाने के लिए बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अभी भी ये बहुत सारे इनके लोग जो है कि राष्ट्र वैदिक प्रिंसिपल पे बनना चाहिए, समता की खुल करके बात नहीं करते, समरसता की बात करते हैं। तो वो सारा हिस्सा मैंने लिया हुआ है। और तीसरा जो है वो दलित पॉलिटिक्स में है। वो मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू है मैंने उसमें डाला है। पहली तो ये है कि बाबा साहेब के जो फिलॉसफी है और जो विचार है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, जो पॉलिटिकल पार्टी का आधार बनना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की है। फिर ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसी हो,
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो, ये आर्टिकल इंडिपेंडेंट है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का उनका बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक, क्रिमिनल और सारा दिया हुआ है। राइट राइट राइट। लेकिन जो आरपीआई और दलितों की पॉलिटिकल पार्टी जो है, आरपीआई पार्टी जो है वो किस प्रिंसिपल पे आधार होनी चाहिए, बाबा साहब की, यस यस, और उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और मैंने फिर सवाल रेज किए हैं, स्पेशली दलितों को सवाल रेज किए कि भाई सब लोग यदि बाबा साहब को मानने वाले हैं, बहुत ही इमोशनली अटैच है, और बाबा साहब की एक ही आइडियोलॉजी है, तो ये विभाजन क्यों है? हाँ बराबर है। 25 आरपीआई पार्टी क्यों है? 4-5 समता सैनिक दल क्यों है? 2-2, 3-3 भारतीय बौद्ध महासभा क्यों है? और आज डिवीजन कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, मैंने आर्गुमेंट की है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दलितों पे कि उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को लेके यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। हाँ। डिवाइडेड यदि होना अच्छा नहीं है, और ये आप डिवाइड हो, बाबा साहब के विचारों को अलग डिवीजन में ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म आपके विचारों में नहीं आ रहा है, फ्रेटर्निटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, आप अपने इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए सारी बातें होती हैं। तो ये सवाल खुलेआम वहाँ रेस किए हुए हैं। और उस वक्त पीरियड ये भी था, इलेक्शन का पीरियड था, तो 1-2 आर्टिकल मेरे पॉलिटिकल अलायंस पे है। तो उसमें मैंने पॉलिटिकल अलायंस जो पार्टीज डिप्रेस क्लास की है उसने किसके साथ करना चाहिए, तो इसमें ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है अमन, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब मैनिफेस्टो बनाया बाबा साहब ने, वो दिल से बनाया उन्होंने। आरपीआई में तो सिर्फ ओपन लेटर लिखा, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो भी जल्दी में बनाया क्योंकि इलेक्शन था 1937 में। लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बहुत मेहनत से बनाया। उसमें उन्होंने एक सेक्शन डाला है पॉलिटिकल अलायंस, और पॉलिटिकल अलायंस के प्रिंसिपल दिए हैं उन्होंने। वो उन्होंने इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी उसको लेके दिए हैं। उनका ये कहना था कि जो डिप्रेस कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी है, इनवेरिएबली वो माइनॉरिटी में है, और अपने आप वो चुन के नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस करना चाहिए इलेक्शन में। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि पॉलिटिक्स में पावर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर में आओगे तो पॉलिसी बनाओगे। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बना दो और स्ट्रेंथ दिखा दो, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे आपको खुशी होगी, लेकिन आपको पॉलिटिकल पार्टी को पावर लाने में कन्वर्ट करना है और पॉलिसी बनानी है। आप देखेंगे बाबा साहेब ने पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू और उसके अलावा भी जोर जो दिया है वो धोरण पॉलिसीज पे दिया है। बाद में उन्होंने देखेंगे आप, महाड़ के बाद, नासिक के बाद एंटी कास्ट मूवमेंट ग्राउंड लेवल पे चला ही नहीं। उन्होंने कहा मैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे जोर दूंगा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी दूंगा। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना ये जरूरी है, उसके बगैर नहीं है, फर्स्ट कंडीशन है वो। बट पॉलिटिकल पार्टी is an instrument to get a power. Yes. And power is also an instrument. Ultimate goal is to make a policies which will bring the economic empowerment of the Dalit. Right. तो मैंने बाबा साहब के विचारों को कहा है कि जो डिप्रेस क्लास की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने वैसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए जो उनकी विचारधारा की है, आइडियोलॉजी एज वेल एज पॉलिसीज। और फिर सीट एडजस्टमेंट वगैरह वो अलग का हिस्सा है, लेकिन पहली कंडीशन दी है और उन्होंने वहाँ लिखा भी है, क्लियरली लिखा है। उस वक्त मेरा ख्याल है बीजेपी का नाम जनता पार्टी है ऐसा नहीं, जनसंघ था, जनसंघ और आरएसएस का नाम लिया उन्होंने, कांग्रेस का नहीं लिया। कांग्रेस के बारे में उनके विचार जो बाद में चेंज भी हुए हैं। उनका कहना था कि भाई मेरा बहुत झगड़ा रहा गांधी जी के साथ और कांग्रेस के साथ, लेकिन अब समय के साथ हमने उनके विचार यदि बदलते, प्रोग्राम बदलते, तो हमने उसके बारे में अलग सोचना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है कि समविचार, तत्वज्ञान, पॉलिसी, इसके आधार के ऊपर अलायंस करना जरूरी है, और अलायंस इज मस्ट टू गेट इनटू द पावर। ये उसमें मैंने लाया है, और बाकी भी उससे रिलेटेड दलित पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मैंने देखा कि आपने असमान संपत्ति की असमानता के बारे में भी काफी लिखा है, पॉलिसी इश्यूज पर भी लिखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उसमें असमानता और पॉलिसी का इश्यू महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ज़्यादा फोकस किया है, जो ऑल इंडिया को भी लागू होता है। अमन, ये महाराष्ट्र को लेंगे आप तो पर कैपिटा इनकम जो है ना, इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो महाराष्ट्र लगभग नंबर 1 पे आता है। छोटे मोटे क्षेत्र, जैसे आप स्टेट छोड़ दो, गोवा छोड़ दो, तो महाराष्ट्र नंबर 1 में आता है पर कैपिटा इनकम।
अब ये इकोनॉमिक की थ्योरी है कि हर व्यक्ति का उत्पन्न बढ़ जाए तो गरीबी कम हो जाएगी, हाँ। क्योंकि आपके हाथ में पैसा आ गया तो हाँ। आप खाद्य खा सकते हो वगैरह Yes, वगैरह। yes, yes. लेकिन एग्रीगेट यदि पर कैपिटा इनकम हम महाराष्ट्र का ले ले, लेकिन नजर में आ रहा कि नंबर 1 में पर कैपिटा इनकम है, लेकिन पॉवर्टी में 11वां। हाँ। अब वो 9वां बन गया, 11वां। इसका मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास है। हाँ, काफी तो पॉवर्टी इज लिविंग अलोंग विद द हाई पर कैपिटा इनकम, हाई ग्रोथ। अभी भी 9% ग्रोथ थी हमारी, थी ना महाराष्ट्र की, Yes, yes. लेकिन पॉवर्टी उतनी भी थी। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि जो इनकम बढ़ रहा है वो गरीबों के हाथों में पूरा नहीं जा रहा है, वो अमीरों के हाथों में जा रहा है, और थोड़ा जो गरीबों के हाथों में आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो पॉवर्टी रिड्यूसिंग ग्रोथ पूरी नहीं है, और जिसको सोशली इंक्लूसिव आपने वर्ड इस्तेमाल किया, वो पूरी सोशली इंक्लूसिव नहीं है। उसके भी कारण मैंने दिए हैं। उसके कारण ये है, 2 कारण है प्राइमरली। एक तो ये है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, जमीन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, और ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, ये जो है इसमें इनइक्वालिटीज है। अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, दलितों की ऑल इंडिया लेवल पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16% है, लेकिन संपत्ति में शेयर सिर्फ 5% है। वही हालत महाराष्ट्र की है। और हाई कास्ट जो है, जिनकी पॉपुलेशन 21% आती है, उनके पास 41% प्रॉपर्टी है। तो पुअर एक्सेस टू द इनकम अर्निंग असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड इंटरप्राइजेस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ानी है तो आपका एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन में भी डिस्पैरिटीज है। महाराष्ट्र में 21% जनरल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है शेड्यूल कास्ट का, हाई कास्ट का 41% है, ओबीसी का उससे थोड़ा सा कम है, जैन का तो 75% है। तो एजुकेशन कम तो एम्प्लॉयबिलिटी कम, और एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ेगी नहीं, कैजुअल लेबर बनोगे। आप देखेंगे दलित प्राइमरी ट्राइबल और दलित कैजुअल लेबर होते हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो कैपेबिलिटी की बात है कि सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, लेकिन यदि हो भी तो आपको मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। तो वो एक सोर्स है कि आपने एजुकेशन ले लिया, कैपेबिलिटी बढ़ गई, मार्केट में जॉब के लिए जा रहे हो, देख रहे हो कि आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, औरों को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। बिजनेस में जा रहे हो, वहाँ आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। किताब आई है एक, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, टिस्की है वो प्रोफेसर, मैंने खुद लिखा है कि फार्मर का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। मैन्योर नहीं मिलता, हाई कास्ट को नहीं देता, हाई कास्ट का फार्मर जो है ट्रैक्टर नहीं देता है तो अनटाइमली देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन सारे क्षेत्र में है, लैंड मार्केट में, फार्मिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, एम्प्लॉयमेंट में। इसलिए इक्वल कैपेसिटी होने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आप पीछे रहते हो। तो ये दोनों कारण हैं जिसके वजह से महाराष्ट्र में अभी भी गरीबी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में ज़्यादा है। कुछ फॉलोअप जो है उसके बाद जो आता है, मुस्लिम की भी गरीबी जो है वो शेड्यूल कास्ट के बराबर है एक तरीके से। तो ये उसके कारण मैंने दिए हुए हैं, और नीतियाँ भी बताइए कि क्या क्या करना चाहिए। तो एक और इश्यू जो इसके साथ में था, जो मुझे इम्पोर्टेंट आज के कंटेक्स्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि बेरोज़गारी का इशू जो आपने इसमें लिया है, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत मेजर इशू भारत में पिछले 8 साल से बना हुआ है, 9 साल से बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी था, लेकिन जिस तरह से सरकारों ने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब्स देंगे हम प्रतिवर्ष, लेकिन आज आलम यह है कि इवेंट भी होता है। तो बेरोज़गारी का इशू पे किस तरह से आपने सॉर्ट आउट किया है? इसमें एम्प्लॉयमेंट पे 2 आर्टिकल है इसमें। उसमें उनके टाइटल है, एक तो ये है कि ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, कि और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिंग ग्रोथ। राइट। चलो आप ग्रोथ हो रही है, 4-5-9% से आपका इनकम बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ रही है। उसमें हम इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी की जो ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट लूजिंग ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये दोनों आर्टिकल उसमें दिए हुए हैं। तो आपका बिल्कुल अमन, ये बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉयमेंट जिस रेट से बढ़नी चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ रही है, और लेबर फोर्स तो बढ़ रहा है, जो जॉब मांग रहा है, उसकी वजह यह है कि ग्रोथ होने के बावजूद भी यदि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब यह है कि हम लेबर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रही है। और एडवांस में यदि टेक्नोलॉजी है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड है उसको भी आप कम कर रहे हो।
तो ये एम्प्लॉयमेंट लूजिंग ग्रोथ भी यहाँ देखने को मिलती है। जो कुछ ग्रोथ बन रही है एम्प्लॉयमेंट में, वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से बन रही है थोड़ी बहुत। नरेगा में आ रही है गाँवों में। अब जब कोविड के पीरियड में नरेगा में एक प्रोटेक्शन मिला, लेकिन अर्बन एरिया में देखिए अब क्या हो गया, पूरे इनफॉर्मल सेक्टर के सारे लेबर जो है वो डिस्प्लेस हो गए। काफी। और आपने वो नज़ारा देखा है कि माइग्रेंट वर्कर कैसे गांव चले गए। तो कोविड ने और उसकी हालत खराब कर दी। ये तो एक फैक्टर हो गया। लेकिन जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसमें दलितों की प्रॉब्लम अलग है, उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कि क्वालिफाइड भी हो तो भी उसको जॉब नहीं मिलती। तो दलितों के ड्यूअल प्रॉब्लम है, एक तो कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, एजुकेशन कम इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी कम, और साथ साथ यदि आपने जो जिन लोगों के पास कैपेबिलिटीज है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। मैंने अभी रिसेंटली स्टडी की है, मेरी किताब आ रही है ऑक्सफोर्ड की तरफ से, लेबर कास्ट एंड लेबर मार्केट, डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, ऑक्यूपेशन एंड इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। उसमें क्लियरली साफ नज़र आता है कि प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन है वो 50% वो डिस्क्रिमिनेशन एक है, एक तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। और ऑक्यूपेशन में भी है, वेजेस में भी है, और हाई कास्ट जो है उसको एडवांटेज मिल रहा है जाति का, उच्च जाति का होने की वजह से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से उसका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट का अनएम्प्लॉयमेंट आप लेंगे तो अबाउट 5 परसेंटेज पॉइंट वो हाई कास्ट से ज़्यादा है। तो डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ कैपेबिलिटी ये दोनों रीज़न है। और पॉलिसीज ये होनी चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना चाहिए, जिसकी वजह से कम 16% तो उनको मिले। तो ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिसी तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। पब्लिक सेक्टर घट रहा है, सरकारी जॉब घट रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हो रहा है, हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, और एजुकेशन का तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें आज हम जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी सारी थी 50-60s में वो सारी थी, अब वो जो है कम से कम महाराष्ट्र की ऑल इंडिया के लेवल पर 45% यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो उसमें दलितों का फैकल्टी में भी रिजर्वेशन जाता है, स्टूडेंट में भी रिजर्वेशन जाता है। तो मेरा ख्याल है वी आर इन क्राइसिस, दलित्स एंड ओबीसी एंड एससीज आर इन क्राइसिस एज फार एज द एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। बिल्कुल। तो ये जो पॉलिसीज़ बन रही है गवर्नमेंट की, इन पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी कुछ सर ने इस किताब में लिखा है। और आज हमने जो डिस्कस किया इम्पोर्टेंट इश्यूज़ की, आरक्षण परिषद की आवश्यकता क्या है, चाहे रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की बात हो, रिजर्वेशन प्रमोशन की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, एक तो जो आरक्षण का दायरा है वो घट रहा है, नौकरियाँ घट रही हैं, जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए भी सरकार के पास में पर्याप्त वक्त नहीं है, संसाधन नहीं है, काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज़ पर इस किताब में चर्चा हुई है। आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं। और आज का इम्पोर्टेंट ये बात भी ये बता दूं कि 10 दिसंबर को जो है डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम दीक्षा भूमि पर जो सेमिनार होने वाला है 10 बजे से, इसमें भी आप सम्मिलित हो। सर आप हमारे बीच में आए और दोनों इश्यूज़ पे विस्तार से बात की, और काफ़ी विस्तार से आपने सब कुछ अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, रिसर्च किया है, उसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बुलाया इसलिए आपका भी धन्यवाद।